जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों, परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि आपका परीक्षा आने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम, तो उसको देखते हुए हम आपको ये गद्य साहित्य का जो इतिहास है बच्चों, इससे हम रिलेटिव चीजें, थ्योरी को अभी समझा रहे हैं। बच्चों हम जल्दी ही थ्योरी को समझा देंगे और उसके बाद, चूंकि अब जब जब तक आप थ्योरी अच्छे से समझे नहीं रहेंगे, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं समझ में नहीं, क्योंकि उसमें रटना पड़ जाता है। और जब चीजें पहले से समझे रहेंगे तब उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो चीजें याद करने में आसानी होगी। क्योंकि याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फैक्टेज होते हैं, रचना होंगे, रचनाकार होंगे। लेकिन बच्चों जब थ्योरी समझे रहेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग रीतकाल से प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, हमने पिछले, आप देख लीजिए, पिछले वीडियोज में हमने भक्ति काल में निर्गुण और सगुण काव्य धारा ये सब हमने पढ़ लिया है ना बच्चों। अब आइए रीतकाल से प्रारंभ करते हैं। ये आपके आधुनिक काल में डिवाइड हुआ है, क्या कहते हैं, भक्ति काल। और ये आपके जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके अनुसार ये सब दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि उन्हीं का जो विभाजन है, काल विभाजन, वो काफी सर्वमान्य है, इसीलिए ये उन्हीं के अनुसार है। रीतकाल 1700 से 1850 तक माना गया है। और देखिए बच्चों, इसमें जो हिंदी में जो रीत शब्द का अर्थ है बच्चों, अर्थ का विस्तार, शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। क्या है यहाँ पर, रीत शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। किस चीज का? रीत शब्द का। और बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों, सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उसे रीत ग्रंथ कहते हैं। अर्थात जिस रीत रिवाज से, सिस्टम से, रीत का मतलब क्या होता है, थोड़ा तरीके से, थोड़ा ढंग से, थोड़ा व्यवस्थित ढंग से, उसी को रीत कहते हैं। तो आप बच्चों समझ पा रहे होंगे रीत का अर्थ, कि मतलब रीत का बेटा थोड़ा तरीके से रहो, थोड़ा तरीके से काम करो, थोड़ा ढंग से काम करो, रीत रिवाज से रहो, ये सब होता नहीं है। तो वही यहाँ पर लक्षण है कि मतलब जो व्यवस्थित ढंग से, नियम से, तरीके से, सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जिस काल में, तो उसी को रीत ग्रंथ कहते हैं बच्चों। तो ये देखिए नामकरण, देखिए श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रीत काल को श्रृंगार काल कहा। और रीत काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देखिए बच्चों, ये रीत काल है नहीं, तो इन्हीं का सर्वमान रहा, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल कहा है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अलंकृत काल किसे कहा बच्चों? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे मिलके। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके जो मिश्र बंधु हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे जिन्होंने बहुत कई हजार, कम से कम हजारों कवियों के जीवन परिचय को, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, एक वृत्त के रूप में, एक इतिहास वृत्त के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा पुस्तक लिखा। और इन्हीं मिश्र बंधु के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आगे अपनी कथाओं में इतिहास के बारे में जब इन्होंने लिखा तो इनको भी आधार माना, इनके पुस्तक को भी आधार मानकर लिखा। तो देखिए बच्चों, हम इस तरह से विस्तार करते समझाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जब आपका अगला एग्जाम आएगा क्लास 12 का, तो उसमें और चीजें विस्तार रहेंगी। तो आप चीजें जब अभी से जाने रहेंगे, तो जब उसमें भी पढ़ेंगे तो चीजें नहीं लगेंगी, और आप अच्छा आसानी से और समझ पाएंगे। क्योंकि जब कोई चीज अब पहली बार जब आप पढ़े तो आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैम क्या कह रही है, लेकिन जब इसको आप 1 से 2 बार समझेंगे, सुनेंगे, तो समझ में आ जाएगा। अभी तो पहली बार पढ़ने की अवधारणा बन रही है कि आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो चीजों को, लेकिन जब 2 से 3 बार सुन लोगे बच्चों तो चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्या चीज है ये रीतकाल, क्या चीज है ये, अलग क्या कहते हैं, जो अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से रीतकाल को नाम दिया है, ये सब क्या चीज है, ये धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। निर्दिष्ट काव्य रीत या प्रणाली के अंतर्गत रचना ही मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति है, अर्थात जो निर्देशित की गई हो रीत रिवाज के अनुसार, सिद्धांतों, नियमों के अनुसार, रीत या प्रणाली या नियमों के अंतर्गत जब कोई रचना होती है तो वही मुख्य विशेषता होती है रीत काल की साहित्यिक प्रवृत्ति। अर्थात जो साहित्यिक पुस्तक ग्रंथ लिखे गए वो रीत काल की क्या विशेषता थी कि उसमें नियम कानून थे, सिद्धांत थे, व्यवस्थित तरीके से
निर्देशित होकर लिखा गया है, तो उसी को कहते हैं बच्चों रीतकाल। अब आइए बच्चों, रीतकाल के हम 3 धाराओं को अच्छे से समझ लेते हैं। ये 3 धाराएं अलग अलग हैं। रीतकाल काव्य की प्रमुख 3 धाराएं। एक तो बच्चों रीतबद्ध है। रीतबद्ध में केशवदास आपके आते हैं, सेनापति आते हैं, देव आते हैं, भूषण आते हैं, मतिराम आते हैं और पद्माकर आते हैं। ये सब बच्चों अभी सुनने नए नए नाम लग रहे होंगे आप लोगों को, पर इससे बहुत अच्छे से आप अवगत हो जाएंगे, आपको जानकारी हो जाएगी। आगे पढ़ते चलिए, डिटेल इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे आपको, और इनसे संबंधित रचनाएं हैं, केशवदास ने क्या लिखा, सेनापति, ये सब अलग अलग, तब बच्चे आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। देखिए अब रीत सिद्ध में कौन आते हैं, तो यही एक आते हैं बिहारी, बिहारी की सतसई। इनके बारे में बड़ा ही रोचक आपको हमने, अगर आपके चैप्टर में होगा, चैप्टर अर्थात गद्य या पद में, अभी तो हम पद ही पढ़ा रहे हैं, तो बिहारी दास को डिटेल में समझा देंगे। और देखिए बच्चों रीत मुक्त, रीत मुक्त में कौन आते हैं, रीतबद्ध में आपके केशवदास, सेनापति, देव, भूषण, मतिराम और पद्माकर आते हैं, और रीत सिद्ध में बिहारी दास आते हैं। और अब ये रीत मुक्त में बच्चों घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आते हैं। तो अब आइए बच्चों, ये रीत का हो गया, थोड़ा सा ही पार्ट था, अब इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे तो चीजें आपको और क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये बच्चों आइए, आप आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके हैं। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से माना जाता है। और ये 1850 ईस्वी से क्यों माना जाता है बच्चों, क्योंकि जब भारतीय हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है तो वहां से ही आधुनिक काल का नव जागरण का शुरू हो जाता है, अर्थात गद्य साहित्य, नाटक की रचना होना प्रारंभ हो जाए। चूंकि वो अब 1850 में जन्म होता है तो कम से कम 15 से 17 साल बाद ये शुरुआत होना, लेकिन अब चीजें तो पहले से ही हो जाती है ना बच्चों, 10 साल, 15, 20 साल पहले से और 20 साल बाद तक चलती रहती हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम आधुनिक काल को बहुत डिटेल समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई भागों में, देखिए भारतीय युग, द्विवेदी युग, कई भागों में डिवाइड है। तो देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, के द्वारा दिया गया। इस युग को नवजागरण नाम से प्रसिद्धि मिली। किस नाम से, तो नवजागरण नाम से। देखिए बच्चों, नवजागरण नाम से इस युग को प्रसिद्धि मिली, जिसके प्रणेता जो थे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ। इस युग में क्या हुआ बच्चों, गद्य जो साहित्य है उसका ज्यादातर विकास हो। इसके पहले क्या था बच्चों, कोई भी चीज ज्यादातर पदों में लिखा जाता था, अर्थात वो छंद से बद्ध होता था, अर्थात कवैया, दोहा, रोला, सोठा, कविता, इस सब में नियम से बद्ध होता था। लेकिन जब ये आधुनिक काल आया तो बच्चों यहाँ पर गद्य अर्थात जो बुद्धि, चेतना, जिसमें भावना थोड़ा कम, बुद्धि, तर्क पे ज्यादा जोर दिया गया गद्य इतिहास पे, तो इसका विकास प्रारंभ हुआ था, विकास होना प्रारंभ हो गया था। तो देखिए बच्चों, अब आपका पहला काल शुरू हो जाता है, जैसे भारतेंदु, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु का प्रारंभ होता है। 1850 से 1900 तक चलता है, क्योंकि बच्चों 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 15 साल तो और ले लिया जाता है, 15 से 20 साल लगभग, तो ये 1900 तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक। वैसे आपसे डेट कम ही पूछेगा, लेकिन आपके 12 एग्जाम में पूछ सकता है, तो अभी से आप अवगत रहे। थोड़ा सा इसमें डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। देखिए बच्चों, ये 1850 लिखा है ना, यहाँ पर 1865 भी आ सकता है, यहाँ पर 1900 से 1910-20 भी आ सकता है, इसमें थोड़ा सा, लेकिन ये जो एग्जैक्ट क्लियर है तो 1850 से 1900 ही आप मानिएगा, इसी के आस पास आए तो वो सही है। अब देखिए बच्चों, प्रमुख रचनाकार जो भारतेंदु युग के थे, तो पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ही, दूसरे पे प्रताप नारायण मिश्र थे, और बालकृष्ण भट्ट थे, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, और अंबिका दत्त व्यास थे, राधाचरण गोस्वामी थे, ऐसे और कई थे बच्चों। तो इसमें आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं दिया है, 4 ही दिया है, तो ये आपके हो गए भारतेंदु युग। अब आते हैं बच्चों द्विवेदी युग की तरफ। अब देखिए, वो 1850 से 1900 तक तो चलता है आपका भारतेंदु युग, अब वहीं से प्रारंभ हो जाता है 1918 तक। देखिए 20 साल लगभग, इसको 20 साल ले लीजिए, 1900 से 1918 तक तो 20 साल ले लीजिए। तो अब यहाँ से प्रारंभ होता। अब इनके मुख्य क्या कहते हैं रचनाकार और रचना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो द्विवेदी युग है बच्चों, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा था, इसलिए सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है।
तो द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का संपादक ही करते हैं। इसके संस्थापक जो होते हैं बच्चों डॉक्टर श्याम शरण दास होते हैं। और ये जो कार्यभार ये संभालते हैं 1930 से संभालते हैं। किसका? सरस्वती पत्रिका का संपादन ये करना प्रारंभ करते हैं। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके। अब आइए बच्चों पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ते हैं। इसको धैर्य पूर्वक आप निरंतर बस सुनते जाइएगा बच्चों, काफी बेनिफिट होगा। आप पढ़ते रहिए। जब आपका एग्जाम होगा बच्चों तो आपको चीजें समझ में आएंगी, और एग्जाम में तो आप अच्छा करेंगे ही क्योंकि आप चीजें पढ़ रहे हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज है बच्चों कि आपको बेसिक नॉलेज अपने हिंदी विषय को लेकर चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि आप 12 में भी हिंदी लिए हैं, पढ़ेंगे, आगे भी हिंदी विषय का ही बोलबाला रहेगा। आप कंपटीशन एग्जाम, कोई भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं जहां पर हिंदी है, ये सब आपसे मुलाकात होगा। ये सब आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेंगे, कोई अधिकारी या कुछ नहीं बन जाएंगे, तब तक इन सबको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना बच्चों। इसलिए आप अभी से देखिए, हम सबके समय में क्या होता था कि हम लोग ये सब नहीं समझ पाते थे क्योंकि शिक्षक पढ़ाते नहीं थे, और डिजिटल जमाना इतना नहीं था कि यूट्यूब वगैरह ये सब पढ़ा जाए। अब आप लोगों को अच्छा अवसर मिल रहा है बच्चों, तो इससे चूकिएगा मत। आपको हर चीज अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया है, इसका मतलब कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बच्चों देखिए, आपने देखा चंद्रधर शर्मा गुलेरी को उसने कहा था, ये कहानी है। ये आएगा क्वेश्चन में, पूछेगा कि उसने कहा था कौन सी विधा है। एक तो पूछ लेगा थोड़ा सा डीप, जब पूछेगा तब तो पूछेगा कि उसने कहा था कौन सी विधा, तो आप बताएंगे कहानी है। किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। ऐसे पूछ लेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना, 3 नहीं रहेगा, एक ये रहेगा। इसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। अब बच्चों देखिए, अध्यापक पूर्ण सिंह, गेहूं और गुलाब, ये निबंध है। देखिए बच्चों ये निबंध है। और एक और आपका है गेहूं और गुलाब, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी का है। किसका? गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। और अध्यापक पूर्ण सिंह ने भी लिखा है गेहूं और गुलाब। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो चीजें आप ऐसे पढ़ते रहिएगा तो समझ में आएगा। बाबू श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन लिखे हैं, ये आलोचना है। कौन सी विधा है? तो आलोचना है। बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त तो शिव शंभू के चिट्ठे लिखे हैं इन्होंने, शिव शंभू के चिट्ठे, ये निबंध विधा है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना, ये उपन्यास है। बाबू गोपाल राम गहमरी, अद्भुत लाश, अद्भुत लाश, ये उपन्यास है। इसे बाबू गोपाल राम गहमरी ने लिखा है। तो आइए बच्चों इसमें नोट देखिए क्या लिखा है कि आधुनिक काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे यथास्थान प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए, गद्य का स्वरूप एवं विकास। देखिए यहाँ पर ऐसे देखते जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए पहले, उसके बाद समझाते जा रहे हैं हम। अब आइए बच्चों देखिए, गद्य का स्वरूप और विकास प्रारंभ हो जाता है। इसको आप जब धैर्य बना के बस सुनते जाइएगा, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए बच्चों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक गद्य का प्रवर्तक माना जाता, हमने अभी पढ़ लिया है। इनसे पहले गद्य साहित्य की व्यवस्थित परंपरा नहीं थी, ये भी हमने आपको बताया। रीतकाल से शुरू हो रहा थोड़ा सा व्यवस्थित चीजें, उसके बाद में भारतेंद्र युग से शुरू हो रहा, आधुनिक काल से भारतेंद्र युग से शुरू हो रहा है। तो ये हिंदी भाषा एवं साहित्य दोनों पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव काफी गहरा रहा। तो बच्चों जो हिंदी भाषा है और जो साहित्य है, साहित्य में नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, पत्र पत्रिका हो गया, इनके युग में से ज्यादा, इनके युग से ही ज्यादा प्रभावित हुआ। और इनसे पहले मुंशी सदा सुखलाल की भाषा पंडिताऊपन लिए हुए थी, मतलब विद्वानों की भाषा लिए हुई थी, संस्कृत भाषा ज्यादातर थी। जबकि लल्लू लाल व सदल मिश्र की भाषा में क्रमशः ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा का प्रभाव पड़ा था। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये हैं बच्चों उर्दूपन शब्दों से आगे बढ़कर वाक्य विन्यास में भी समाया हुआ था। मतलब ये जो आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है बच्चों, कारण जो भी रहा हो, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे आपको आएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा से प्रभावित थे, तो आप
लगा सकते हैं हिंदी या संस्कृत, नहीं, ये उर्दू भाषा से, उर्दू शब्दों से ज्यादा या उर्दू भाषा से ज्यादा इन्होंने कहानियां लिखी हैं, क्योंकि उस समय उर्दू बहुत ज्यादा प्रचलित था। उर्दू में ही लोग, अरबी फारसी जो उर्दू की शैली थी उसमें लोग ज्यादा पढ़ते थे, और दफ्तरों में, सरकारी कामों में ये उर्दू भाषा ही चल रहा था। जो भी कारण रहा हो, लेकिन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद उर्दू भाषा से प्रभावित थे। अब आगे बच्चों, आगे बढ़कर वाक्य विन्यास में भी समाया हुआ था। फिर कह रहे हैं कि गद्य का निखरा हुआ सामान्य रूप जो भारतेंदु की कला के साथ भी प्रकट हुआ। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों, मुद्रण यंत्र के चलन हो गया, शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना होगी, धार्मिक, सामाजिक एवं बौद्धिक आंदोलनों के उत्थान हो गए, अर्थात प्रोग्रेस हो गए। फिर पत्र पत्रिकाओं के प्रसार आदि के कारण जीवन में जैसे जैसे ज्ञान, तर्क एवं चिंतन की प्रतिष्ठा हुई, वैसे वैसे गद्य साहित्य का भी विकास होता गया। फिर देखिए बच्चों, आधुनिक काल में गद्य के विकास की अधिकता को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी। किसको? आधुनिक काल को। इसी सब को देखते हुए ये जो डेवलपमेंट होता गया, धार्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, ये सब उत्थान, पत्रिकाएं सब बनने लगी हिंदी गद्य में, तो इस सब को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? किसको? इसे गद्य काल कहा। तो आगे आइए बच्चों, अब ऐसे चीजें क्लियर होंगी सुनने पढ़ने से। गद्य का संबंध व्यवहारिक जीवन से अधिक होता है। व्यवहारिक जीवन का बुद्धि से और बुद्धि का विचारों से घनिष्ठ संबंध होने के कारण गद्य का संबंध व्यवहारिकता, बौद्धिकता और वैचारिकता से अधिक जुड़ता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, धैर्य पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हिंदी विषय एक ऐसा विषय है जिसको जब तक धैर्य से, कंसंट्रेशन से सुना जाए, चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम और अन्य विषयों को काफी महत्व देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन जो ये हिंदी है बच्चों, ये चूंकि हमारी मातृभाषा भी है और हमारे सिलेबस का एक पार्ट भी है, इस वजह से भी हमको इसको डिटेल में भी जानना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब आपका वीडियो बस थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे, वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, चीजें आपको बस थोड़ा थोड़ा ऐसे मिलते रहे और आप इसको ध्यान से सुनते रहे 2 से 3 बार, और ऐसे निरंतरता बनाए रखिए बच्चों, जिससे फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और चीजें आपको क्लियर कराएंगे। तो हिंदी गद्य के विकास के 2 भाग हैं बच्चों। हिंदी गद्य का जो विकास है वो 2 भागों में विभाजित हुआ। एक तो आधुनिक काल के पूर्व, आधुनिक काल के जो पहले का गद्य था, और आधुनिक काल में जो गद्य था, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है बच्चों। तो देखिए, आधुनिक काल से पूर्व की गद्य के बारे में समझ लीजिए पहले आप। भाषा की दृष्टि से आधुनिक काल से पूर्व के हिंदी गद्य को 4 भागों में बांटा गया। किस भाषा की दृष्टि से? किस दृष्टि से? भाषा की दृष्टि से। तो देखिए बच्चों, भाषा देख लेते हैं। पहली भाषा रही जो इम्पोर्टेंट है, राजस्थानी गद्य। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य अर्थात 10वीं सदी के आसपास की बात है। प्राचीनतम उपलब्ध रचनाएं, इसमें आराधना है 1271, अतिचार है 1283, बाल शिक्षा है 1289, और मुनि जिन विजय द्वारा संपादित प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ में संग्रहित है ये सब। और दूसरा सब भाषा आया बच्चों मैथिली गद्य। ये प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, देखिए बच्चों, ये ज्योतिरीशो ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, विद्यापति का कीर्ति लता और राजा कीर्ति सिंह का इसमें बखान है कीर्ति लता में, और कीर्ति पताका में महाराजा शिव सिंह का बखान है। ये विद्यापति की दोनों रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। अब आइए बच्चों, ये देखिए ब्रज भाषा, तीसरा भाषा आ गया ब्रज भाषा। ये प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ गोरखनाथ कृत गोरखसार, ये ब्रज भाषा में जो गोरखनाथ हैं, आपने गोरखनाथ सुने होंगे, गोरखनाथ जी का मंदिर भी है अपने गोरखपुर में। इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, इनके बारे में भी सुने होंगे। तो ये गोरखसार लगभग 1400 ईस्वी की बात है बच्चों। और दूसरे हैं गोस्वामी विठलनाथ, 1515 से 1585 की बात है। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, के द्वारा रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन किसका? विठलनाथ का है। यमुनाष्टक विठलनाथ का है। नवरत्न सटीक विठलनाथ का है। स्वामी गोकुलनाथ, अब इनके पुत्र विठलनाथ के पुत्र स्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अब आइए चौथी भाषा पे हम लोग चलते हैं, खड़ी बोली। अब चौथी भाषा, अंतिम भाषा देखिए बच्चों, खड़ी बोली का प्रारंभ शुरू हो गया। खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य में दक्षिणी
के गद्य अर्थात महाराष्ट्रीय, दक्षिण में महाराष्ट्रीय, राजस्थानी, ये सब खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि खड़ी बोली का विकास किन दो भाषाओं से हुआ है, तो आप ये बताएंगे कि ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ लोग इसे दक्खनी एवं अवधी गद्य का मिश्रित रूप भी मानते हैं। दक्खनी गद्य की पहली रचना बच्चों मीराजुल आस्कीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसूद दराज का है, गेसू दराज का है। क्या? मीराजुल आस्कीन, आस्कीन गेसूदराज, आस्कीन गेसूदराज, इस प्रकार से लिंक करके आप याद करिए। और ये दक्षिणी हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं बच्चों। कौन? ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज। अब देखिए बच्चों दूसरा शाह मीरा जी, इनकी मृत्यु ये 1997 में होती है बच्चों। शाह मीरा जी की ये सरहम गुम अलम, सॉरी बच्चों, सरहम गुम उलम अलूम, सरहम गुम उलम लूम, गुम उलूम गुम लूम, इस तरह से शाहजी मोरा मीरा जी, शाह मीरा जी। आते हैं फिर मुल्ला वजही सबरस। मुल्ला वजही ने क्या लिखा? सबरस। मुल्ला वजही ने क्या लिखा बच्चों? सबरस। ये उर्दू साहित्य की प्रथम कृति है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो अभी हमने आपको बताया जो भाषा की प्रारंभिक खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ, दो भाषाओं में मिलकर, एक तो ब्रज और एक राजस्थानी भाषा। तो देखिए बच्चों अब हम दक्षिणी भारत को, अब उत्तरी भारत को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। अब फिर देखिए अब रचनाएं शुरू हो गई हैं। इस रचनाओं के बाद देख लीजिए पहले आप हमको आगे क्या क्या पढ़ने हैं डिटेल में दिया हुआ है। जैसे अभी तो अब परिचय बता रहा था, भारतीय हिंदू हो गया और सारे ये देखिए कालक्रम अनुसार खड़ी बोली के। तो ये अब हम यहाँ से कल क्या है बच्चों, देखिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ये देखिए उत्तरी भारत में खड़ी बोली के गद्य, यहाँ से हम बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे। और आप इसको धैर्यपूर्वक व निरंतर सुनते जाइए। स्पीड फास्ट मोड स्पीड कर लीजिए, समय कम है 2 से 3, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा बच्चों। जब आप फास्ट करके सुनेंगे तब बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि चीजें जल्दी जल्दी दिमाग से जाती हैं सामने से और बैठ नहीं पाती दिमाग में। तो ध्यान से जब सुनेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। तो आइए बच्चों अब इन वाक्यों से चीजें आपको लग रहा हो कि हमारे बेनिफिट में है, मैम अच्छा प्रयास कर रही हैं, तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को अन्य बच्चों को भी शेयर करें। बच्चे शेयर अवश्य करें और लाइक करें बच्चों। इससे हमारा गुरु दक्षिणा समझिए, हमारा प्रयास समझिए। आपको हमें ये लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है और हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम 2 गुना एनर्जी के साथ और वीडियोज को प्रोवाइड करते जाएंगे। तो आइए बच्चों इन वाक्यों के साथ अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य के साथ। जय हिंद बच्चों।